हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन की ये नेक्स्ट क्लास है और यूनिट नंबर जो फर्स्ट चल रही है उसका लास्ट आर्टिकल है एक तरह से। लेकिन इस आर्टिकल में इतनी सारी बातों का समावेश किया गया है कि आपको दो तीन तरह से ये तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास पेपर में आया जलवायु में ऊर्जा उपयोग के क्या प्रभाव पड़ते हैं, जो कि इस टॉपिक की हेडिंग भी है, तो उस केस में आपको इसके अंदर की जितनी भी बातें हम बताएंगे वो सारी की सारी शॉर्ट में लिखनी होंगी, इस हिसाब से कि वो आपका 5 नंबर या 3 नंबर जितने में भी पूछा जाता है उतने नंबर का वो क्वेश्चन बन जाए। लेकिन ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें अगर आपसे अलग अलग करके भी पूछा जाए तो दो दो तीन तीन नंबर में कई सारी चीजें आपसे अलग अलग करके भी पूछी जा सकती हैं। जैसे अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग से भी दो तीन नंबर में पूछा जाता है। एक है ओजोन परत रिक्तीकरण यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे और वही चीजें यहाँ पर हैं, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा एडवांस्ड मोड में होगा। आपने इसके बारे में थोड़ा सा कम पढ़ा हो शायद, तो यहाँ पे आपको पूरा पता लग जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग में ही साथ में इसके जुड़ा रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली कारण है जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया होती है। तो अगर वो पेपर में पूछा जाता है या ये ग्लोबल वार्मिंग, तो उस केस में आपको ये अलग से भी पूछा जा सकता है। और फिर जैव विविधता के नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसके ये अलग से पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ये चीजें चारों अलग अलग पूछी जाती हैं, कोई एक आ जाती है, तो अभी आपको वो अलग से करना होगा। तो इसलिए आपको डिटेल में भी चाहिए ताकि अलग अगर यही 3 नंबर में आ जाए तो आप इसके बारे में लिख सकें। और अगर आपके पास मान लिया सपोज करिए पूरा आर्टिकल ऐसे ही आ गया कि जलवायु में ऊर्जा उपयोग के क्या प्रभाव है, तो फिर आपको सारी की सारी चीजें, ये चारों चीजें जो मैंने बताई अभी, ये आपको शॉर्ट में लिखनी पड़ेंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये आर्टिकल आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन और सिंपली लॉन्ग या शॉर्ट आंसर तीनों तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें और साथ ही साथ जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी आप तक पहुंचती रहें। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने कुछ टेलीग्राम पर भी दिया है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें। उसका नाम वही है जो चैनल का नाम है, यानी कि एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0। आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जब उस पर टाइप करेंगे एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0, तो इसी लोगों का जो लोगो है हमारे चैनल का, यही लोगों का आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लें तो समय समय पर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाना संभव नहीं हो पाता है, वो चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती हैं। और सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन, जब कोई ऐसी बात बतानी हो हमें कि जिसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो उस केस में हम वहीं टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं। तो इसलिए उसका नोटिफिकेशन जब भी आए आपके पास, आप एक बार उसे खोल के ज़रूर देख लें, हो सकता है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप से है कि औद्योगिक गतिविधि में, पहले तो टॉपिक समझ लीजिए आप, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज इन क्लाइमेट। मतलब जो ऊर्जा उपयोग करा जाता है, भाई आप दैनिक जीवन के काम और इंडस्ट्रीज में और इधर उधर जो भी ऊर्जा का जब उपयोग करेंगे, तो उसमें जो है वो उसका जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कई ऊर्जाएं यूज करने, जैसे कोयला जलाया आपने तो कोयले से धुआं होगा तो जलवायु पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने सोलर एनर्जी का यूज किया तो उससे जलवायु पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, उससे क्या क्या फर्क पड़ते हैं, जलवायु में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हमारे लिए हानिकारक हैं या लाभदायक हैं, कैसे उनको कम करेंगे अगर वो हानिकारक हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो औद्योगिक गतिविधि में हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन के दहन से जो उत्पाद सामग्री यानी कि प्रोडक्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, उसमें कई को वायु प्रदूषक माना जाता है। हाइड्रोकार्बन आधारित मतलब जैसे वही कोयला हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। प्रमुख उत्सर्जन जो जल वायु पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकता है, वे हैं कण पदार्थ यानी कि धूल, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीजें जो निकलेंगी, अगर मान लिया किसी भी ईंधन से अगर ये निकल रही हैं, तो वो हमारे जलवायु पे यानी कि वायु पे जो है वो बुरा प्रभाव डालती हैं। कोयले, लिग्नाइट,
बायोमास आदि जैसे ठोस ईंधन के दहन के दौरान आंशिक रूप से उत्पन्न पदार्थ मुख्य रूप से ईंधन में राख सामग्री से उत्पन्न होता है। सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन मुख्य रूप से ईंधन में सल्फर सामग्री के कारण उत्पन्न होता है और तेल और कोयले के दहन में भी ये उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन ईंधन के दहन के साथ ईंधन से और दहन हवा से भी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये आपका जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो किसी भी, ये दो तरह के ईंधन है, इनसे जो है दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। यही इन्हीं की वजह से ज्यादातर अम्लीय वर्षा होती है। तो वो अम्ल वर्षा तो हम बाद में डिटेल में देखेंगे भी अलग से। इसके बाद देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के मुख्य स्रोत ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण है। जो ईंधन पूरे जल नहीं पाते हैं उनके कारण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मैं बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड बाद में बनती है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर उसमें रिएक्शन होती है, तब मोनोऑक्साइड बनती है। ईंधन के दहन से एक और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि इसको प्रदूषक के रूप में नहीं माना जाता है, यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो देखिए हम लोग भी निकालते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो इस वजह से प्रमुख प्रदूषक तो नहीं है, ये डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण बनता है, ग्रीन हाउस गैसेज में आता है ये, और ये बाद में जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो वो क्या किस तरह से नुकसान करता है, तो वो चीजें हम अब डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, वैश्विक महत्व के लिए कुछ पर्यावरणीय मुद्दे निम्न हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहीं कहीं पे होती है। ओजोन परत रिक्तीकरण यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन। डिप्लेशन आपने वहां पे भी सुना होगा, जब आपने ये सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, वहां पे पीएन जंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे डिप्लेशन रीजन, अवक्षय परत नाम सुना होगा, वहां से ही लिंक जोड़ लीजिएगा आप। तो रिक्तीकरण मतलब कि आपका ओजोन की लेयर जो है कहीं कहीं पर वहां से ओजोन गायब है, तो वो रिक्तीकरण की बात करी जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, और जैव विविधता को क्या नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस पे भी नुकसान हो रहा है। तो हम देखिए, चूंकि चारों अगर एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम इसमें अम्ल वर्षा और ओजोन परत रिक्तीकरण ले रहे हैं, और बाकी फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे अम्ल वर्षा क्या होती है। तो अम्ल वर्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम ऐसा, जैसे नाम से लग रहा है आपको कि सीधे बिल्कुल एसिड गिरने लगेगा, जो भी होगा वो जल जाएगा। तो थोड़ा सा उससे कम खतरनाक मतलब है, लेकिन है ये डेंजरस। इसमें देखिए क्या है, अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिम और ओला और कोहरा से है जिसमें CO2 के अतिरिक्त SO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx घुले हों, जिनमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। मतलब अगर आपके पास जो है वो वर्षा, हिम या ओले में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, इस तरह की चीजें, NO2 वगैरह ये सब घुले हैं, तो वो फिर रिएक्शन करके जो है वो देखिए कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 और NOx का अवशोषण भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषक SO2 और NOx मुख्य हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में, या मल्टीपल चॉइस में, या जनरल नॉलेज में, जनरल अवेयरनेस में, कि अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से योगदान करने वाले प्रदूषक हैं, तो आपका आंसर SO2 और NOx होगा। NOx का मतलब x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, तो मेनली NO2, और बाकी आगे भी आप देख सकते हैं इसमें कई सारे होते होंगे। अब इसके बाद देखिए, ये अम्ल वर्षा का जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये एक डायग्राम भी बना है, और इसमें देखिए थोड़ा सा अगर इसको डिस्कस करें, पेपर में आएगा तो आप इसको, टाइम है तो आप उसको बना सकते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। देखिए ये बिल्डिंग, ये कारखाने हैं, है ना, ये कारखाने की चिमनी वगैरह बनाई है, और यहाँ से NO2 गैसेज और SO2 गैसेज ये ऊपर जा रही हैं, और ये बादलों में, कोहरे में, ये इन सब में मिक्स हो रही हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जलवाष्प भी जा रही है, ठीक है ना। जलवाष्प तो जाएगी ही, तभी जो है वो जा करके आप ये मान के चलिए कि उसी में ये चीजें मिक्स होंगी जा करके। तो H2O ये भी देखिए उधर ऊपर जा रहा है,
और फिर उसके बाद ये दोनों चीजें और ये H2O मिलके और फिर ये धीरे धीरे बरसात होगी, तो देखिए HNO3 H2SO4 ये सारा का सारा जो है बरस रहा है। तो इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, मतलब पौधों पे जब ये इस तरह का पानी बरसेगा तो उस केस में पौधों की पत्तियां और उन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वो किल्ड बाई धीरे धीरे, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ कमजोर पौधे ऐसे हों जो आपके उससे मर जाएं, या बड़े पौधों के विकास पे को प्रभाव पड़े, तो तरह तरह से ये उसको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब अम्ल वर्षा के क्या कुप्रभाव पड़ते हैं? तो कुप्रभाव में पहला है अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं। वो जो पानी बरसेगा वो नदियों में आएगा, नदियों से फिर वो हमारे घरों में आएगा, ठीक है ना, जिसमें जल में रहने वाले जीवों में से मछलियां प्रभावित होती हैं। तो जाहिर सी बात है नदियों और उसमें आएगा, तो फिर उस केस में ये तालाब या झील हैं, तो उनमें वो पानी जब गिरेगा तो एसिड की वजह से वो उसमें जो मछलियां वगैरह वो प्रभावित होंगी। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंचती है, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तांबे से बनी नलियां प्रभावित होती हैं। जैसे मान लिया आपने देखा होगा जैसे एसी में कार्बन वो कॉपर की नलियां होती हैं, या कई जगहों पर इस तरह की चीजें होती हैं। इनमें जो है वो मान लिया सपोज करिए इस तरह के पानी अगर दौड़ेगा या मशीनों में कहीं पर तांबे की नलियां लगी हैं और उसमें एसिड रेन वाला पानी जो है वो प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, तो उस केस में वो उन नलियों को खराब करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। SO2 जो है वो चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं, तो ये भी एक नुकसान होता है। सीसा, कैडमियम तथा पारद घुलकर जल को और जहरीला बना देते हैं। देखिए जब पानी में एसिड वगैरह इस तरह से होगा, एसिड रेन वाला पानी, तो उस केस में वो फिर सीसा अगर कहीं टच में आया, कैडमियम टच में आया या पारा टच में आया, तो वो भी उसमें घुलने लगेगा और पानी को और जहरीला बना देगा। स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, श्वसन, त्वचा और आंखों में जलन। भाई उसी पानी से आप नहाओगे भी, उसी पानी को पियोगे भी, तो वो तरह तरह से आपको जो है वो इम्पैक्ट डालेगा आपकी बॉडी पे। झीलों, नदियों और मिट्टी का अम्लीकरण, तो वो जब एसिड ड्रेन होगी तो वो एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। निर्माण सामग्री, पेंट और मूर्तियां, स्टैचू एंड स्कल्पचर्स का क्षय, जहां जहां पे कहीं मूर्ति लगी है या पेंट बिल्डिंग्स में लगा है, निर्माण सामग्रियां जैसे मान लिया सपोज करिए ये सीमेंट और ये सब चीजें कहीं पे लगी हैं, तो सब पे जब ये पानी बरसेगा तो जहां जहां पर ये चीजें दिखेंगी, मतलब लगी हैं, उन पे अगर पानी गिरेगा तो उनको जो है वो धीरे धीरे क्षति पहुंचाएगा। अब जैसे छत पे, घर की छत पे ये पानी गिरेगा तो धीरे धीरे वो सीमेंट को घोलेगा, सीमेंट झड़ेगा, मतलब उसमें डीके होगा, दरारें पड़ेंगी, तरह तरह से नुकसान जो भी हो सकते हैं वो आप खुद ही सोच सकते हैं। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव, धातुओं को निकलने, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम जो पौधे के पोषक तत्वों को धोता है, तो इनमें भी जो है वो ये नुकसान पहुंचाएगा। अब इसके बाद ओजोन परत की कमी, दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन की एक पतली परत है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, हालांकि पता होगा सबको, जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है, यानी कि 10 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है, यानी कि 40 किलोमीटर की रेंज है इसकी, मोटाई है इसकी। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। इतनी नॉलेज मुझे लगता है कि अगर साइंस पढ़ा हुआ बच्चा है तो उसको हर एक को होती है कि ओजोन लेयर का क्या काम होता है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। इस परत में किसी भी कारण से हुई गड़बड़ी या कमी के परिणाम स्वरूप हानिकारक विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे और उससे खतरनाक परिणाम होंगे। तो जब ये इतनी लाभदायक है हमारे लिए, तो इसका मतलब इसका होना जरूरी है। अब कई वजहों से जो है ये इसके मोटाई कम होने लगती है, या कहीं कहीं पर तो आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद भी हो गया है। छेद का मतलब उस जगह से बिल्कुल गायब हो गई होगी, या फिर मोटाई बहुत कम हो गई होगी, ताकि वहां से अल्ट्रावायलेट रेज जो है पृथ्वी पर आने लगी होंगी। ओजोन जो अत्यधिक अस्थिर है, समताप मंडल में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न और नष्ट की जाती है, ये खुद ही बनती है ओजोन वहां पे, और हाल ही तक इसका अच्छी तरह से संतुलन बना हुआ था। ओजोन तब बनता है जब ऑक्सीजन के अणु जो है वो 240 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के साथ पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं और जो नष्ट हो जाते हैं।
जब यह 290 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के साथ पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। कहने का मतलब यह है कि ओजोन बनता तब है जब 240 नैनोमीटर से कम, जब ऑक्सीजन अणु 240 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के साथ पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। और यही ओजोन जो है नष्ट कब हो जाता है? नष्ट तब हो जाता है जब ये 290 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप ही ये बनता है और अपने आप ही ये नष्ट हो जाता है, ये कहने का मतलब है। फर्क क्या है कि ये क्या एब्जॉर्व कर रहा है, ये 240 नैनोमीटर का जो है वो उससे कम तरंग दैर्ध्य का पराबैंगनी विकिरण ऑब्जॉर्व कर रहा है, या फिर 290 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर रहा है। ओजोन परत को क्षय करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, जो कि एसी के आदि के उपयोग से निकलता है। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि कौन से उपकरण से या कौन से गैस से ओजोन लेयर में क्षति हो रही है, क्षय हो रहा है, तो आप उसमें जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताएंगे। और मुख्यतः ये एसी के, फ्रिज से भी निकलता है लेकिन उतना नहीं निकलता, एसी से तो बहुत निकलता है। तो इसीलिए एसी को कहते हैं कि पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है ओजोन परत की कमी के प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो देखिए ओजोन परत के कई सारे प्रभाव हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। सौर यूवीबी विकिरण के बढ़ते प्रवेश से आंखों के रोगी, त्वचा कैंसर और संक्रामक रोगों को संभावित जोखिमों के साथ मानव स्वास्थ्य पर उच्च प्रभाव पड़ने की संभावना है। देखिए रेडिएशन है यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि आपने वो भी देखा होगा, ये सन स्क्रीन लोशन आते हैं, तो उसमें भी लिखा होता है कि किससे किससे प्रोटेक्शन है, यूवीए, यूवीबी या यूवीसी, इस तरह से। तो खतरनाक स्तरों को अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है, कौन क्या है। तो यूवीबी विकिरण जो है वो डेंजरस होता है हमारे लिए। तो इससे जो है वो त्वचा कैंसर और आंखों के रोग, इस तरह की चीजें जो है वो होने लगती हैं। संक्रामक रोगों को ये भी इसमें, इसकी प्रेजेंस में जो है वो और ज्यादा फैलने लगते हैं। इसके बाद देखते हैं पौधों पर प्रभाव। बढ़े हुए विकिरण वनस्पति की संरचना और जैव विविधता को बदल देते हैं। तो प्लांट्स की जो कंस्ट्रक्शन है, कंपोजिशन है और बायोडाइवर्सिटी है, उसको बदल देते हैं, जिसके कारण से पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम भी परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विकिरण के उच्च स्तर में जो है वो ये कोई टर्म है, फाइटोप्लैंक्टन के वितरण पर असर पड़ता है, जो जलीय खाद्य वाले की नींव बनाते हैं, जिसके कारण से मछली, झींगा, केकड़े, उभयचरों और अन्य जानवरों के शुरुआती विकास चरणों को भी काफी नुकसान होता है। और सबसे गंभीर प्रभाव प्रजनन क्षमता और बिगड़ा हुआ विकास जैसे रूपों में हो रहा है। तो ये भी इसका जो असर है वो जो है वो जलीय जीवन पे असर पड़ता है। आप शॉर्ट में तैयार करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये भी मतलब इसका वायु की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो समताप मंडल, ओजोन की कमी में यूवीबी विकिरण की बढ़ती पैठ का परिणाम प्रमुख ट्रेस गैसों की उच्च फोटो पृथक्करण दर होता है। कम फोटो पृथक्करण दर क्षोभ मंडल की प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रण में रखता है। मतलब कहने का मतलब यह है, फोटो मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश के पृथक्करण दर अगर कम है तो उस केस में क्षोभ मंडल की प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रण में रखता है। उच्च फोटो पृथक्करण जो है वो उसकी अगर दर है तो ओजोन के उत्पादन और विनाश दोनों को बढ़ा सकता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऑक्सीडेंट को उत्पादित कर सकता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें हो सकती हैं और जिससे कि आपका जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऑक्सीडेंट जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
आपने सुना होगा कि जैसे कोई चीज होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि मानव के स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, जैसे ग्रीन टी वगैरह ये है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपका ऑक्सीडेंट है, तो ये हमारे लाइफ को और ज्यादा फास्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि क्षय ज्यादा होंगे बॉडी में, एज भी कम हो जाएगी हमारी, एक तरह से ये भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसकी हेल्प से। तो और स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा वो तो अलग से डालेगा ही डालेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें पराबैंगनी किरणें जो है वो सन से निकल रही हैं, ये आ रही हैं इस तरफ पराबैंगनी किरणें, और सौर विकिरण यही इसी के अंदर, सौर विकिरण में तो सारा का सारा होता है, इसी में पराबैंगनी किरणें भी होती हैं। और ये आपकी जो है ये ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर है। और इसमें देखिए कहीं कहीं पर ये इस तरह से ये छेद से बन गए हैं। छेद मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आर पार हो जाए, लेकिन ये है कि कटा फटा सा है। देखिए ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो ये देखिए कटा फटा है। और कटा फटा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या इस तरह के प्रदूषण जो गए होंगे, तो वो वहां पे जाकर के उस लेयर को देखिए, यहाँ पर मोटाई ठीक है और यहाँ पर मोटाई जो है वो कम हो गई है, यहाँ पर भी मोटाई कम हो गई है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि ओजोन लेयर में जो छेद है वो अंटार्कटिका के ऊपर भी एक बना हुआ है। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, और इसकी वजह से हार्मफुल जो यूवी रेज हैं वो आ रही हैं अंदर। तो अगर आपके पास पेपर में सफिशिएंट टाइम है तो उस केस में आप अम्ल वर्षा उसका भी डायग्राम बना दें, और ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है इसको भी आप डायग्राम से शो कर दें। और जितने ये टॉपिक्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप इनको शॉर्ट में भी कर सकें, आप इन्हें लॉन्ग में भी कर सकें। तो वो तभी होता है जब हम उनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, तभी आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत शॉर्ट में तैयार करोगे तो फिर लंबा नहीं कर पाओगे कभी भी। तो इस वजह से ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और आज के लेक्चर में हमने जो है एसिड रेन जैसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा है, और साथ ही साथ ओजोन लेयर के डिप्लेशन को भी देख लिया है। अब इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और वो ग्लोबल वार्मिंग बचता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।